Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current affairs. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो कोई सब्सक्रिप्शन लेना है ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आज मैं आपके लिए एक नया करंट अफेयर का सेशन यहाँ पर लेकर आया हूँ और इस सेशन में जो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें हम काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपको लग रहा होगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क तो सर बहुत पुराना है ना, अब इसमें अभी ये न्यूज़ में यहाँ पर क्यों आ गया है, तो वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी काजीरंगा नेशनल पार्क को अगर आप देखोगे तो ये वन हॉर्न राइनोज आपको देखने को मिलेगा। ये फोटो में आप देख सकते हैं वन हॉर्न यहाँ पर ये राइनोसेरोज हैं। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर ये फेमस है। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है, ये आपको आसाम में यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में चीज़ें जो है वो कवर करेंगे और देखेंगे कि ये चीज़ें जो है वो अभी के टाइम पीरियड पर हम आज यहाँ पर क्यों डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वाई इन न्यूज़। सो अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि एक रिसर्च जो है वो यहाँ पर पब्लिश करी गई है ना, मतलब लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया, स्टडी करने के बाद एक रिसर्च जो है वो पब्लिश करी गई है जिसमें ये बोला गया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में है इज रिलीजिंग मोर कार्बन देन इट इज एब्जॉर्बिंग। ठीक है, क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पार्क वगैरह होते हैं, उसमें अगर पेड़ वगैरह ज़्यादा लगाओगे तो वहाँ पर क्या होगा कि वो जो हमारे इन्वायरमेंट में जो अलग अलग तरीके की है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर होती है उनको एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन रिसर्च यहाँ पर ये कह रही है कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ से क्या हो रहा है कि कार्बन जो है वो ज़्यादा रिलीज हो रहा है ना, रिलीजिंग मोर कार्बन देन इट इज़ एब्जॉर्बिंग। मतलब जितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है वो अमाउंट यहाँ पर क्या है वो कम है, लेकिन जितना वो रिलीज कर रहा है वो अमाउंट यहाँ पर क्या है वो ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जंगलों में अगर इस तरीके के नेशनल पार्क वगैरह में इस तरीके की कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी तो ये तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो गई है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो रिलीज होने से यहाँ पर कम है ना। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर सामने आई है और इसी वजह से ये टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें यहाँ पर ये बात भी बोली गई है कि अगर मान लीजिए कि हमारा जो धरती है, प्लेनेट है, अगर इसका जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता रहता है ना, जो मनुष्य की यहाँ पर अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज आप देखते हैं, है ना, जिसकी वजह से टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। गर्मी वगैरह के सीजन में टेम्परेचर कितना ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है। सो अगर प्लेनेट जो है वो लगातार यहाँ पर वार्म होता रहेगा, द एबिलिटी ऑफ द काजीरंगा नेशनल पार्क, तो याद रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क को इस पूरे के पूरे डिस्कशन में मैं KNP के नाम से यहाँ पर संबोधित करूंगा। ठीक है, तो KNP इसको बुलाएंगे। तो काजीरंगा नेशनल पार्क टू एब्जॉर्ब कार्बन वुड फर्दर डिक्रीज। तो अगर मान लीजिए कि इसी तरीके से टेम्परेचर हमारी धरती का, प्लेनेट का यहाँ पर बढ़ता रहेगा तो जो एबिलिटी है किस चीज की, कार्बन को एब्जॉर्ब करने की, वो काजीरंगा नेशनल पार्क की वो और भी ज्यादा डिक्रीज होगी। मतलब अभी जितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है उससे कम यहाँ पर एब्जॉर्ब करता हुआ भविष्य में आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई है। अर्लियर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के बारे में बात करी गई है। ठीक है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पर है, कौन से कॉन्टिनेंट में, ये आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा। ठीक है, और साउथ अमेरिका में भी अगर हम ये देखेंगे तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादातर आपको ब्राज़ील में इसका मेजर पोर्शन जो है वो अवेलेबल देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब ये ब्राज़ील में जो है वो चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा सेक्शन जो है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का वो ब्राज़ील में है। तो उसमें ये बोला गया कि इट वॉज फाउंड दैट अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इज नाउ एमिटिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन इट इज एबल टू एब्जॉर्ब। तो वही सेम चीज जो है वो यहाँ पर अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के साथ हो रही है, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ यहाँ पर कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनका जो एमिशन है वो ज़्यादा हो गया है और ये एब्जॉर्ब क्या हो रहे हैं, ये कम कर पा रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पर अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की यही सेम कंडीशन है और हमारे देश में काजीरंगा नेशनल पार्क की भी सेम कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। तो इससे क्या है कि इससे मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पर मन में आएगा कि मतलब ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट हो गई है और इसको किस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो वो चीज़ें हम एक बार डिस्कस करते हैं। और याद रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क ना एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, यूनेस्को ने कई सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो भारत में यहाँ पर डिक्लेयर करी हैं, उसमें से काजीरंगा नेशनल पार्क भी यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको देखने को मिलेगी। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए भारत में यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर करी हुई कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है, आज के टाइम पीरियड पर जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आपको बताना है कि कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या है, अगर यहां पर हम देखेंगे तो रिसर्चर्स ने यहां पर ये देखा है
कि काजीरंगा एब्जॉर्ब द मोस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्री मॉनसून सीजन ऑफ मार्च, अप्रैल एंड मई। ठीक है, मतलब यहां पर क्या होता है कि इन्होंने ये भी स्टडी यहां पर कर लिया कि ज्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, जिसको ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, वो कब करते हैं, ड्यूरिंग द प्री मॉनसून सीजन। ठीक है, मतलब मॉनसून के पहले यहां पर करेंगे, मतलब कि मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, मार्च, अप्रैल और मई का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड पर क्या होता है कि यहां पर कार्बन को ज्यादातर जो है वो एब्जॉर्ब यहां पर किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि जैसे अगर हम इसका एक लॉजिक यहां पर समझें तो फॉरेस्ट हो गया, ट्रीज हो गए, है ना, जो भी वहां पर आपको देखने को मिलते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है प्रयोग करते हैं फोटोसिंथेसिस में, और उसके बाद यहां पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है वो रिलीज करते हैं। ठीक है, जब यहां पर क्या होता है, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे ब्रेथ। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जब वो ब्रेथ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस में आपने देखा है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड होता है और उसके बाद वाटर का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, फिर यहाँ पर क्या है कि सनलाइट आपको देखने को मिलेगी, है ना, फिर क्लोरोफिल वगैरह यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो पत्तियाँ वगैरह हैं तो उसमें आपको इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगी, और इससे क्या होता है कि इससे ग्लूकोज जो है वो आपको देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पर क्या है कि जो ऑक्सीजन वगैरह होता है वो यहाँ पर लिबरेट करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस वाली जो इक्वेशन है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद हाउ इज काजीरंगा नेशनल पार्क का नेट कार्बन इमीटर। ठीक है, नेट कार्बन इमीटर क्यों है, नेट कार्बन इमीटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एब्जॉर्ब कम कर रहा है और एमिट ज्यादा कर रहा है, इसलिए जो नेट रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, वो नेट कार्बन इमीटर का होगा। तो यहां पर क्या है कि एक तो पहली बात है यूनिक सॉइल, है ना, इसके कुछ रीजन आप देखिए अगर हम यहां पर बात करेंगे द सॉइल ऑफ द रीजन इज होम टू अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर इस तरीके की सॉइल आपको देखने को मिलेगी जिसकी वजह से यहां पर बैक्टीरिया जो है उसका नंबर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, और दैट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एज दे ब्रेथ। ठीक है, जब यहां पर क्या होते हैं कि बैक्टीरिया जब यहां पर सांस लेते हैं तो उसके बाद ये क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वातावरण में छोड़ते हैं, विच एड्स टू द कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग इमेनेटेड बाय द अदर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ट्रीज। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि पहले से ही कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी था, ट्रीज के द्वारा भी यहां पर देखने को मिल रहा था, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बैक्टीरिया भी यहां पर जो है वो रिलीज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से टोटल जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर है उसका नंबर आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, फोटोसिंथेटिक जो यहां पर एक्टिविटी है उसमें यहां पर डिक्रीज आपको देखने को मिला, है ना। तो जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या होता है कि फोटोसिंथेटिक जो एक्टिविटी है ऑफ ट्रीज ड्यूरिंग द मॉनसून डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज क्लाउड कवर। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होता है कि उसमें सनलाइट की आवश्यकता होगी तभी तो खाना बना पाएंगे पेड़ पौधे। तो अब यहां पर क्या होता है कि जब क्लाउड कवर यहां पर इंक्रीज हो जाएगा तो आप ये कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस यहां पर एक्टिविटी होती है वो यहां पर क्या होगी, डिक्रीज होती हुई आपको दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट नहीं है, हेंस द एबिलिटी ऑफ द फॉरेस्ट टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो डिक्रीजेस। क्यों, क्योंकि मैंने आपको फोटोसिंथेसिस वाली जो एक्टिविटी यहां पर बताई है, आप ये देख सकते हैं CO2 H2O, ये ग्लूकोज बनेगा, ये ऑक्सीजन यहां पर होगा, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग हो रहा है। अभी सनलाइट यहां पर नहीं होगा तो इसको यहां पर ये फोटोसिंथेसिस वाली जो एक्टिविटी है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो पूरी की पूरी यहां पर ये इक्वेशन आपको देखने को मिल रही है वो होगा ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग ही नहीं होगा। तो इसी वजह से यहां पर क्या होता है कि आप ये देख सकते हैं कि फॉरेस्ट वगैरह के टाइम पीरियड पर वहां पर क्या है कि बहुत बारिश वगैरह वाली एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्लाउड वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा। अभी क्लाउड रहेगा, सन वगैरह अगर वहां पर अपीयर नहीं होगा तो आप ये कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होगा वो सही तरीके से यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक ये भी कारण आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद लेस रेनफॉल फ्रॉम जो भी यहां पर ट्रांसपायर्ड वाटर है, ठीक है, उससे यहां पर आपको लेस रेनफॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें से कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ये बॉक्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होती है, इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू आउट द स्टोमेटा ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन से बेसिकली यहां पर अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है कि जो वाटर वेपर होते हैं उनका यहां पर लॉस होता है। ठीक है, किसके थ्रू होगा, जो स्टोमेटा आपको देखने को मिलते हैं ना प्लांट्स में, छोटे छोटे छेद जो होते हैं। ठीक है, तो उनकी वजह से यहां पर क्या होता है कि वाटर वेपर जो है उसका लॉस होता है, इसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। स्टोमेटल ओपनिंग्स आर नेसेसरी टू एडमिट कार्बन डाइऑक्साइड टू द लीफ इंटीरियर एंड टू अलाउ ऑक्सीजन टू एस्केप ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि जो स्टोमेटल ओपनिंग्स होती हैं ये जरूरी होती हैं, इससे यहां पर क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के अंदर जाएंगी, है ना, और उसके बाद जो भी ग्लूकोज रहेगा, ग्लूकोज तो यहां पर स्टार्च के रूप में सेव हो जाएगा, लेकिन अब जो यहां पर ऑक्सीजन है उसको बाहर निकलने के लिए भी स्टोमेटल ओपनिंग्स की जो है वो यहां पर आवश्यकता होती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए लेस रेनफॉल फ्रॉम ट्रांसपायर्ड वाटर, इसमें क्या बोला जा रहा है कि साइंटिस्ट एनालाइज दैट द आइसोटोप्स इन द ट्रांसपायर्ड वाटर एंड अब्सॉर्ब a strong link between the water and carbon cycles of the forest.
देयर इज अ डिक्रीजिंग ट्रेंड इन द रेनफॉल कमिंग फ्रॉम द ट्रांसपायर्ड वाटर इन द प्री मॉनसून मंथ विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाईएस्ट कार्बन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि पहले के टाइम पीरियड पर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि मार्च अप्रैल मई वगैरह में जो है वो ज्यादा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो रेनफॉल यहाँ पर हो रहा है ट्रांसपायर्ड वाटर से देखने को मिल रहा है प्री मॉनसून मंथ में, जिसकी वजह से कार्बन का एब्जॉर्प्शन जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। सो लेस रेनफॉल फ्रॉम ट्रांसपायर्ड वाटर, तो रेनफॉल यहाँ पर कम हो रहा है, तो इसी की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। लेकिन पहले यहाँ पर क्या हो रहा था, पहले अगर आप देखोगे तो उससे जो ओवरऑल यहाँ पर चीजें हो रही थी वो यहाँ पर क्या हो रही थी, कंट्रोल तरीके से हो रही थी। तो इसी वजह से याद रखना है कि साइंटिस्ट एनालाइज द आइसोटोप्स इन द ट्रांसपायर्ड वाटर एंड ऑब्जर्व द स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन द वाटर एंड कार्बन साइकिल ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, तो वाटर और कार्बन साइकिल में एक स्ट्रॉन्ग लिंक आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसी वजह से प्री मॉनसून वाला जो यहाँ पर मंथ्स आपको देखने को मिलेंगे उसमें ज्यादा अमाउंट में जो है वो बारिश हो रही थी, और इसी की वजह से कार्बन का एब्जॉर्प्शन भी जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिल रहा था। बाकी ट्रांसपिरेशन वगैरह है ना, बेसिक टर्म्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपसे पेपर में बन पाएंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए उसके बाद अगर हम काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे, है ना, तो ये आसाम में है और करीब आप ये कह सकते हैं कि 42,000 या 43,000 हेक्टेयर जो है इसका पूरा कवर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद ये सिंगल लार्जेस्ट अनडिस्टर्ब्ड एंड रिप्रेजेंटेटिव एरिया है जो कि आपको ब्रह्मपुत्र वैली फ्लड प्लेन पे देखने को मिलता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो आसाम में फ्लो करती है, तो उसी के फ्लड प्लेन पर आपको देखने को मिलेगा। लीगल स्टेटस देखोगे अगर आप तो इसको नेशनल पार्क 1974 में डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, और उसके बाद एक टाइगर रिजर्व जो है वो यहाँ पर 2007 में डिक्लेयर किया गया, क्योंकि यहाँ पर टाइगर वगैरह है तो टाइगर के कंजर्वेशन के लिए इसको टाइगर रिजर्व भी 2007 में डिक्लेयर किया गया। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसमें टोटल टाइगर रिजर्व एरिया इतना दिया हुआ है विद अ कोर एरिया ऑफ 430 स्क्वायर किलोमीटर। कोर एरिया वो एरिया होता है जहां पर टाइगर रहेंगे, है ना। जैसे अगर आप देखोगे तो ये एरिया हो गया, ठीक है, इसको हम यहाँ पर कोर एरिया बोलते हैं, ये टाइगर का एरिया। यहाँ पर किसी भी तरीके की एक्टिविटी यहाँ पर अलाउ नहीं होती है। तो 1030 स्क्वायर किलोमीटर का जो है वो यहाँ पर क्या है कि टोटल आपको एरिया देखने को मिलता है, और उसमें 430 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो कोर एरिया है जहां पर आपको केवल टाइगर ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये है विश्वा हेमंत शर्मा, ठीक है, जो कि यहाँ पर आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, इनका नाम है विश्वा हेमंत शर्मा। ठीक है, और ये आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं। आसाम की राजधानी जो है वो आपको दिसपुर देखने को मिलेगी। इंटरनेशनल स्टेटस अगर आप देखोगे तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको 1985 में डिक्लेयर किया गया, 1974 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था। उसके बाद बर्ड एरिया भी जो है वो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया, मतलब यहाँ पर बर्ड लाइफ भी जो है वो आपको बड़े स्केल पर देखने को मिलती है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कई सारी चीजें हैं। वन हॉर्न राइनोस के लिए ये फेमस है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे जो एडिशनल यहाँ पर बन सकता है, आप कई लोगों से अगर पूछेंगे कि भाई वन हॉर्न राइनोस जो हैं, ठीक है, उनकी जो यहाँ पर डेंसिटी है सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो उनको ये लगेगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इस पॉइंट को जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर पॉबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, वहां पर क्या है कि वन हॉर्न राइनोस जो है उनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। सो पॉबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आसाम में ही है, तो वहां पर सबसे ज्यादा है। ठीक है, और सेकंड हाईएस्ट जो आपको राइनोस देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो वो कहां पर है, वो काजीरंगा में है। ठीक है, तो याद रखना इसमें क्या बोला जा रहा है कि पबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वन हॉर्न राइनोस। ठीक है, मतलब एरिया के हिसाब से निकलता है डेंसिटी। तो यहां पर क्या है कि सबसे ज्यादा डेंसिटी अगर आपसे पूछेंगे तो पबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। ठीक है, उसके बाद काजीरंगा में है। सबसे ज्यादा अगर राइनोस पूछेंगे तो काजीरंगा पहले नंबर पर और पबितोरा जो है वहां पर सेकंड नंबर पर है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और इसमें कई सारी चीजों के ऊपर फोकस किया जा रहा है ना। बिग फोर स्पीसीज जैसे राइनो हो गया, एलिफेंट हो गया, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, उसके बाद एशियाटिक जो वाटर बफेलो वगैरह है उनके कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर बहुत काम किया जाता है कि चीजों को यहाँ पर कंजर्व किया जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उसके बारे में इंटरनेशनल स्टेटस वगैरह क्या है, किस तरीके की चीजें हैं, इनके बारे में एक जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करी। ठीक है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, उससे जो है वो कौन सा यहाँ पर हाईवे जो है वो यहाँ पर पास होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा नेशनल हाईवे 37 जो है वो इस पार्क से आपको जाता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद कई सारे यहाँ पर जो सीजनल वाटर वगैरह हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर याद रखिएगा डिफ्लू रिवर जो है वो यहाँ से पास होती है। ठीक है, बहुत सारे छोटी छोटी वाटर बॉडीज भी हैं, लेकिन डिफ्लू रिवर जो है वो इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क से आपको पास होती हुई दिखाई देती है। अच्छा, एक यहाँ पर आसाम में एक ब्रिज भी है जिसको बोलते हैं बोगीबील, ठीक है, ब्रिज।
ठीक है, याद रखना बोगीबील जो ब्रिज है ये आपको कहां पर मिलेगा, ये आपको आसाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग मुझे ये बताइएगा कि बोगीबील जो यहाँ पर ब्रिज है ये कौन सी रिवर के ऊपर है। ठीक है, तो ये क्या है, आप ये कह सकते हैं कि ये रिवर के ऊपर बनाया गया ब्रिज है जिसका नाम है बोगीबील ब्रिज, और आपको ये बताना है कि ये कौन सी रिवर के ऊपर जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और बाकी अगर आप देखेंगे तो आसाम में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं 7 नेशनल पार्क्स इन आसाम। ठीक है, जैसे ये है आपका रेमोना, ठीक है, फिर ये हो गया आपका मानस, फिर ओरांग, फिर नमेरी, काजीरंगा, ठीक है, फिर उसके बाद दिहिंग पटकई और डिब्रू सैखोवा। ठीक है, अभी क्या है, अभी जो लेटेस्ट वाले बने हैं, ठीक है, 2021 में वो 2 बने हैं। कौन कौन से, एक तो रेमोना नेशनल पार्क है जो सबसे वेस्ट में आपको देखने को मिल रहा है, और दिहिंग पटकई नेशनल पार्क जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये नीचे वाला, ठीक है, ये नीचे वाला दिहिंग पटकई जो कि सबसे ईस्ट में है। तो याद रखिएगा रेमोना सबसे वेस्ट में है, दिहिंग पटकई सबसे ईस्ट में है। ये भी 2021 में इनको नोटिफाई किया गया। ये नेशनल पार्क है और टोटल 7 नेशनल पार्क जो हैं वो आपको आसाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको जानकारी यहाँ पर रखनी है। तो इस वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क जो था वो न्यूज़ में था, और काजीरंगा नेशनल पार्क की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो भी मैंने आपको बता दी है कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो एग्जामिनेशन वगैरह में पूछी जा सकती हैं। और थोड़ा सा हमको जानकारी भी होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा जो इवेंट है वो कैसे हो रहा है और किस तरीके से हमारे जो एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटीज़ होती हैं फॉरेस्ट की, नेशनल पार्क की, वो यहाँ पर कम हो रही है। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर भी हमको थोड़ा सा यहाँ पर सोचने की आवश्यकता है। बाकी आपको ये सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उनको थोड़ा सर्च करके उसका आंसर देने की कोशिश करना, क्योंकि एक बार अगर आप आंसर दे लोगे तो आपको दिमाग में ना वो चीज़ें एकदम फिट हो जाएंगी, है ना, फिर आप उनको कभी भूलने नहीं वाले हैं। ठीक है, और कई सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर हिंदी मीडियम में भी जो क्लासेस है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएँ, तो हिंदी मीडियम की जो क्लासेस है वो आपके सामने आ चुकी हैं। ठीक है, एक नया यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और इसमें जो भी वीडियोस आएंगे उसमें आपको पूरा हिंदी में जो कंटेंट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप उसको आसानी से यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस जो है वो 100% आपको फ्री यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं, और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर सभी क्लास और सभी सब्जेक्ट की वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया गया है, तो आप उसको भी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट इन फ्यूचर जो भी वीडियोस आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ठीक है वो लोग भी एक अच्छा कंटेंट यहाँ पर प्राप्त करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ में मिलने वाला हूँ, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।